नमस्कार, मैं नमस्कार मैम, नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार आपका। आपको स्वागत है पथगामिनी परिवार में। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। पथगामिनी परिवार से पथगामिनी मंच की संस्थापिका, दिल्ली से मैं मंजुला श्रीवास्तव कहानियों के पिटारे से क्रमांक 6 लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। आप देखिए, आपके सामने एक बार पुनः लखनऊ वासी को लेकर आई हूँ। इस समय अवध की शाम चल रही है। लगातार इधर कई क्रमांक से अवध की शाम चल रही है। तो जिज्ञासा जी आ गई हैं। जिज्ञासा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वंदन है आपका, नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। तो ये अवधवासी लगातार हमारे इस कहानियों के पिटारे को लेकर आ रहे हैं। इस बार क्रमांक 6 में अवधवासी इला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम, पथगामिनी परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आश्चर्य की बात है कि आप इतिहास में एमए हैं। एमए, बीएड आपने इतिहास में किया है, मगर आपकी जो रुचि है पूरी तरह साहित्य में है। कभी इतिहास के बारे में भी बात करूँगी आपसे। और आपके जो कहानी संग्रह है, मुझे पंख दे दो, बहुत खूबसूरत नाम है कहानी संग्रह का, मुझे पंख दे दो। ज़रूरत भी है आज स्त्रियों को पंख की। कथा देश जो कि बहुत सुप्रसिद्ध पत्रिका है, आपकी पहली कहानी वहीं प्रकाशित हुई थी। परिकथा, अक्षर पर्व, कथाक्रम, विभोम, स्वर, अन्विति और किस्सा 32, ये सारे किस्से 32 कहानियां छपी हैं। किस्से कहानियां मिला के कुल 32 और 33 आलेख इन पत्रिकाओं में आपकी प्रकाशित हुई हैं। बहुत लंबा चौड़ा आपका ये परिचय है। संस्पर्श त्रिवेणी सेतु पिट्सबर्ग से प्रकाशित, आर्यकल्प में कहानियां प्रकाशित, लघुकथा .com में लघुकथा, केबीएस प्रकाशन से प्रकाशित, साझा संग्रह में कहानी प्रकाशित। यानी आप पूरी तरह से कहानियों की मल्लिका हम कह सकते हैं कि हमारे लखनऊ वासी सब कहानीकार एक से एक बढ़कर हमारे मंच पर इस समय आ रहे हैं। श्रोता में निरूपमा सिंह जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। जिज्ञासा सिंह जी, निरूपमा सिंह जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और टाइम बिल्कुल भी खराब ना करते हुए मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ मैम, और सभी श्रोतागण का अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहिए आप लोग, कहानी का आनंद लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। और अपनी कहानियों को शुरू करें। एक बार पुनः पथगामिनी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप अपना शुरू करें। यस, प्रणाम मैम। आप सभी को नमस्कार। मैं इला सिंह लखनऊ से आज अपनी कुछ कहानियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। लेकिन एक मैं सुधार करना चाहती हूँ कि जो अभी मंजुला जी मैम ने बताया कि 32 कहानियां आ गई हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है। किस्सा 32 मतलब किस्सा 32 वो पत्रिका का अंक का नंबर था, तो उसमें किस्सा 32 में मेरी ओ कहानी मतलब ओ जी ओ जी ओ जी। अच्छा, सॉरी सॉरी, दर्शक जी, श्रोता नहीं सॉरी, नहीं किस्सा 32 नहीं उसका जी किस्सा का नाम है किस्सा 32, मुझे समझने में। हाँ जी जी। हाँ, कोई वो बात मतलब ठीक। अंक के हिसाब से उसमें हर अंक का रहता है कि तो उसमें किस्सा 32 में मेरी आई थी कहानी, और आलेख आया था 33 में, शायद किस्सा 33 में आया था शायद। हाँ, तो और आप पथगामिनी मंच की संस्थापिका आदरणीय मंजुला जी को मैं अपना बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अब उनके भरोसे पर मैं खरी उतर सकूं और आपके मन तक अपनी कहानियां पहुंचा सकूं, ऐसा विश्वास लेकर आ गई हूं बस। अब तो मैं जा रही हूँ, लोगों को जोड़ने के लिए थोड़ा शेयर करूंगी। जी अब जी आप जी जी 9 बजे तक श्रोताओं के साथ, हमारे दर्शकों के साथ अब रहिए और उनका जी आनंद आप लोग लीजिए। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। निरुपमा जी मुझे दिखाई दे रही है। निरुपमा जी आपको नमस्कार। जिज्ञासा जी आपका स्वागत है। तो मैं लखनऊ से हूँ, अपनी कुछ कहानियां लेकर आपके समक्ष आई हूँ। बचपन से साहित्य में रुचि रही, लेकिन विवाह कम उम्र में हो गया तो जिम्मेदारियां ज्यादा थीं।
तो सब पढ़ना लिखना केवल शौक तक सीमित रहा। फिर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां थीं। फिर शिक्षा के हेतु बेटे जब बाहर गए तो फिर थोड़ा सा मेरा सोशल मीडिया से संपर्क हुआ। और फेसबुक पर वह समय साहित्य सैलाब का था, तो प्रोत्साहित हो अंतरतम में जो दबे पीले पड़ चुके पन्ने थे वो फड़फड़ाने लगे। तो छोटी छोटी कविताएं मैंने पोस्ट की जिनका परिणाम उत्साहवर्धक रहा। और अपनी पहली कहानी मैंने कथा देश में भेजी और कहानी वहां स्वीकृत भी हो गई, तो उत्साह हौसला बहुत बढ़ गया। तो मगर संकोच और डर से मतलब कहानी का मैंने किसी को बताया नहीं था घर में। जब प्रकाशित हो गई तो कुछ वरिष्ठ लेखकों के, स्थापित लेखकों की जब प्रतिक्रियाएं आई तो कुछ एक हौसला मिला, भरोसा मिला कि हाँ कुछ किया जा सकता है, कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह साहित्य की दुनिया में प्रवेश हुआ। तो वही मैं आज आपको अपनी पहली कहानी जो कथा देश में आई थी, अम्मा, वही मैं सुनाना चाहती हूँ। पहले सुषमा मैम नमस्कार, आप आ चुकी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका। तो कहानी है अम्मा। आज हमसे खाना नहीं बनेगा भाई। भाभी ने रोटी सेकते सेकते झटके से आटे की परात अपने आगे से सरका दी और झल्लाते हुए लकड़ी के पटरे को पैर से ठेल कर चूल्हे के पास से उठ खड़ी हुई। अम्मा धीरे से भाभी के ठेले गए पटरे को आगे खिसका कर बैठ गईं और हौले से परात आगे करके आटे की लोई तोड़ रोटी बनाने लगी। 5 सेकंड के इस एकांकी को अम्मा ने दर्शकहीन समझ लिया था। इसी से बड़ी सफाई से अपने पल्लू से आंखें पोंछते पोंछते उनकी नजर रसोई की चौखट पार करती मुझ पर पड़ी। वह अनायास खिसियाती मुस्काती बोल उठी, अरे अन्नू, तू तैयार हो गई? जरा जल्दी से अपने बापू को थाली तो दे आ। ये भाभी को क्या हुआ अम्मा? थाली उठाते उठाते पूछ ही लिया। क्या हुआ? अम्मा सक पकाकर प्रति प्रश्न कर उठी। शायद उन्होंने नहीं देखा था, भाभी चौखट पार करते करते मुझसे झटके से टकराकर तीर सी निकल गई थीं और मैं समय की साक्षी बनी चौखट पर पहले ही खड़ी थी। जब अम्मा भाभी से कह रही थीं, बिटिया तनी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और भाभी झटके से, आज हमसे खाना नहीं बनेगा भाई, कहते हुए चौखट पर मुझे हल्का सा धकियाते हुए निकल गई थी। अम्मा की यह पुरानी आदत थी, अपने को जज्ब करना उन्हें खूब आता था। भाभी की झल्लाहट पर पर्दा डालते हुए बोली, आज लकड़ी बड़ी गीली है, उपलव ना आए, रोटी सिके तो कैसे बताओ। गीली लकड़ियों का धुआं पूरी रसोई में फैला था। चूल्हे में फूंकनी से फूंक मारते मारते अम्मा की गले की नसें उभर आई थीं, चेहरा लाल हो उठा था। लेकिन आस थी कि जरा सी भकभकाकर फिर धुआं धुआं बनकर रह जाती। बापू की 4 रोटी सिकना मुहाल हो रहा था और अभी खाने वालों की लाइन लगी थी। अचानक अम्मा झटके से उठी और जरा देख तो, कहते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गईं। मैं रसोई के धुएं में हतबुद्धि सी खड़ी थी। तभी ध्यान आया, दादी ने कुछ रद्दी कागज इकट्ठा करके रखे हुए थे डल्ले बनाने के लिए। ये डल्ले बड़े काम की चीज हुआ करते थे। उनमें शादी ब्याहों में मिठाई, नमकीन, मट्ठियां, वायना आदि भेजा जाता था। रसोई में भी बड़े काम आते। अनाज वगैरह रखने के लिए तो काफी बड़े बड़े डल्ले बनाए जाते। मेरी आवाज सही आ रही है? गांव में रद्दी कागज से डल्ले बनाने का काम औरतें खूब किया करती थीं। कई दिनों तक कागजों को पानी में भिगोकर रखा जाता, फिर आंगन में बनी खरल में उन गीले कागजों को कूटा जाता। कूटने की प्रक्रिया कई दिन चलती थी। कूटने के दौरान उन कागजों में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती थी और कूट कूट कर लुगदी जैसा बना लेते थे और काफी चिकना कर लिया जाता था।
फिर जिस आकार के डल्ले बनाने होते उसी आकार की टोकरी बर्तन कुछ भी ले लिया जाता और उस पर एक पतला कपड़ा डालकर उसके ऊपर चिकनी की गई कागज की लुगदी को फैलाया जाता और थपथपा थपथपा कर उसे वही आकार देने की कोशिश की जाती। धन्यवाद, धन्यवाद जी। धूप में सुखाकर उन डल्लों को सावधानी से वह आकार देने के लिए लगाई टोकरी से उतारा जाता। ज्यादा ऊंचाई देने के लिए थोड़ी थोड़ी परत ऊपर की तरफ लगाई जाती और जब वह परत सूख जाती तो और ऊंचाई बढ़ाई जाती। मनचाहा आकार होने पर किनारे बनाए जाते और फिर शुरू होता उन डल्लों की सजावट का काम। सफेद रंग से पोतकर विभिन्न रंगों से उन पर कलाकारी होती। दादी शुरू की प्रक्रियाओं में तो बहुत लगन और धैर्य से काम लेती, मेहनत करती, लेकिन सजावट का काम शुरू होते ही जैसे उनका धैर्य समाप्त हो जाता और वह नए सिरे से कागज इकट्ठा करने में लग जाती। लेकिन दी इस कार्य को बड़े मनोयोग से करती थी। उन डल्लों के ऊपर सुंदर सुंदर फूल, पत्तियां, किनारे, आकृतियां उकेरा करती और दादी की क्रिएशन को एक मास्टरपीस बना देती। नमस्ते निवेता जी। खैर, दादी के उन कागजों के ढेर का ख्याल आते ही पैरों में बिजली दौड़ गई और बिना यह ख्याल किए कि बाद में दादी मेरा क्या हाल करने वाली हैं, मैंने उन कागजों की होली जला दी। पर भाई वाह, क्या लपालप आग जली और इतने कागज में बापू के लिए 4 काली काली रोटियां मैंने सेक ही थी। बापू भी समझ गए रोटियां देखकर कि आज फिर वही ईंधन का तमाशा है, सो बिना ना नुकर खा लिए। तभी देखा अम्मा सीढ़ियों से चारपाई की एक पाटी उठाए चली आ रही हैं। मैं अंदर तक कांप गई। आगत युद्ध की कल्पना ही भयानक थी। आज फिर एक महाभारत होगा और युद्ध भी ऐसा जिसका एक योद्धा तो जवानी तीरंदाजी में माहिर है, जो बिना थके अनवरत वाकवाण छोड़ेगा, और दूसरे छोर पर खड़ा योद्धा जबरदस्त चुप्पा, सहनशीलता का अवतार, अपनी चुप्पी से अपने सीनियर योद्धा का मनोबल गिराएगा। लगातार शब्दों के वाण छूटेंगे और अगले की चुप्पी से टकरा टकरा कर गिरेंगे। थककर सीनियर योद्धा गालियों का सहारा लेगा, लेकिन अफसोस दूसरे छोर का योद्धा तो बना ही कुछ खास मिट्टी का है। असर ना होता देख सीनियर योद्धा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ ही देगा, झुंझलाकर मायके की परिधि में प्रवेश कर जाएगा और वहां की लाट साहबी के चिथड़े ऐसे उधेड़े जाएंगे कि दूसरे छोर के योद्धा का मनोबल गिर ही जाएगा। लेकिन गजब, इतने सबके बाद भी जवाबी कार्यवाही में जवानी बाण नहीं चला पाएगा, बस अपनी निरीह जनता को कूट डालेगा। और जनता भी कौन? हम 2 बहनें। भाई उस क्षेत्र से बाहर थे। कई बार ऐसा भी होता कि हम बहनें वहां अम्मा के गुस्सा निकलने का जरिया बनकर उपलब्ध नहीं होती थीं और दादी के भयंकर जहर बुझे बाणों से घायल अम्मा कमरे में अंदर जाकर दीवार में अपना सिर मार देती और अपने को लहूलुहान कर लेती। अम्मा ने पाटी चूल्हे में लगा दी थी। कुछ तो कागजों की आंच से गीली लकड़ियां भी गर्म हो चुकी थीं। सो पाटी लकड़ियों और कागजों की संगत से मजे से लाल पीली हो उठी थी। तो पाटी पुराने जमाने की और छत की कबाड़ वाली कोठरी में पड़ी थी कि कभी दिन बहुरेंगे उसके भी। हमारी दादी भी ऐसी न जाने कितनी पुरानी बेकार पड़ी चीजों को आसक्ति की सीमा तक चाहती थी। पुरानी चीजों से उनका लगाव कभी कभी आश्चर्य से भर देता था। हर पुरानी चीज उनके लिए अनमोल थी। अपने पुराने वैभव, समृद्धि, जमींदारी की शान को वह उन चीजों के माध्यम से ही याद करती थीं। इतना कुछ था वहां, पीतल के नक्काशीदार बर्तन, पानदान, हुक्के, जिनकी पॉलिश खत्म हुए जमाना हो चुका और जिनका पीलापन अजीब काले हरे रंग में बदल चुका था। अनगिनत
टूटे फूटे जंग लगे कनस्तर, बक्से, लकड़ी के बड़े बड़े संदूक, कुछ टूटे कुछ साबुत, नक्काशी वाले पलंग, टूटी चारपाइयों के पाए पाटी, उनके उधड़े निबार, अनगिनत टूटा फूटा लोहे का सामान, बड़े बड़े पंखे, जिन्हें दादी बताती हैं कि झलने के लिए ही दो आदमी लगते थे। लाल कपड़ों में बंधे अनेकों दस्तावेज, जिनमें गरीबों के द्वारा लिए हुए कर्जे, जमीन गिरवी के कागज, जिनकी आज कोई कीमत नहीं थी। लेकिन दादाजी के जमाने में न जाने कितनी जिंदगियां इनमें कैद थीं, और भी इसी तरह का न जाने कितना कुछ अनमोल, जो हम न जाने कब की जा चुकी जमींदारी के गुरूर में रह रहे काहिलों के लिए कबाड़ था। और दादी के लिए पुरखों की धरोहर, जिसकी वह जी जान से सुरक्षा करती थी। उस विशाल कोष के हालात अब ये थे कि घर के हर टूटे फूटे पुराने खराब हो चुके सामान को वहां फेंक दिया जाता था। उनके साथ जो वहां अमूल्य निधियां पड़ी थीं, उनका भी कोई मोल न रहा। एक दादी थी जो उस सब की इतनी शिद्दत से देखभाल करती कि मजाल कोई वहां घुस जाए। हाँ, धूल धक्कड़, मकड़ियों के जाले, कीड़े मकोड़े, चूहे, काकरोचों का पूरा राज था। खैर, दादी जब तक मंदिर से लौटती, भाभी वापस अपने स्थान पर अच्छी आंच जलती देखकर आ चुकी थी। पार्टी भी जलकर अपना रूप थोड़ा खो चुकी थी। कुछ होशियारी भाभी ने भी दिखाई। पार्टी को गीली लकड़ियों के नीचे अच्छी तरह से ढांप दिया, जिससे दादी की नजर न पड़े। भाभी अपना कार्य पूरी मुस्तैदी से करती थी। बस कार्य क्षेत्र की सुविधा व्यवस्था उनके अनुरूप होनी चाहिए। वहीं अम्मा थोड़ा ढीला रुख अपनाती थी। काम तो करना ही है, तो वह इसी तरह का कोई फौरी सॉल्यूशन निकाल लेती थी। और इस फौरी सॉल्यूशन की गाज कभी कभी दादी के उस विराट कोष पर भी जा पड़ती। रोजमर्रा की समस्याएं अनंत थीं। कभी सब्जी को पैसे नहीं, तो कभी रात में ढिबरी लालटेन जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं, कभी मिर्च मसाला खत्म, तो कभी चाय चीनी। मेहमान आंगन में बैठे हैं और पता चलता घर में एक ढेला नहीं कि बनिए कि यहाँ से कुछ नाश्ते का इंतजाम हो सके। भाभी अपने घर की इकलौती थी और नया नया खाता पीता परिवार था उनका, सो ऐसी विकट परिस्थितियों से उनका कभी पाला नहीं पड़ा था। जब नई नई आई थी तो आश्चर्य से भर उठती थी और हल्के स्वर में बुदबुदा उठती थी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा नहीं था कि अम्मा छोटे घर की थी या उन्हें यह सब सहने की आदत थी, मगर उन्हें बनाते वक्त भगवान उनमें शिकायत डिपार्टमेंट डालना भूल गए थे शायद। कभी परिस्थितियों से घबराकर उन्हें रोते धोते नहीं देखा था। हमेशा समस्याओं का हल लिए खड़ी होती। इतनी खराब हालातों में भी वह दिल की हमेशा अमीर रही। एक स्त्री के लिए उसका जेवर कपड़ा सबसे ज्यादा बहुमूल्य होता है। लेकिन अम्मा को अपने मायके से मिली बहुमूल्य साड़ियों को बड़ी सरलता से बुआ को देते देखा था। जब कभी बापू आर्थिक संकट, जो कि वहां रोजमर्रा की बात थी, में होते, तो अम्मा सहज भाव से अपने जेवर गिरवी रखने या बेचने के लिए दे देती। बापू हमेशा अम्मा से हालात सुधरते ही उनका सब कुछ मैं ब्याज सूद के लौटाने की बात करते थे, और यह जानते हुए भी कि वह दिन भविष्य में दूर दूर तक नजर नहीं आता। अम्मा मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ा देती और बापू अम्मा की इन्हीं अदाओं पर मिटे रहते। दादी के लिए सबसे बड़ा कारण यही था अम्मा से दुश्मनी का। ससुराल में का मिला सैकड़ों तोले सोना अम्मा ऐसे ही गंवा चुकी थीं। यहाँ तक कि भाभी को विवाह में चढ़ाने के लिए अम्मा को अपनी बहन से जेवर उधार लेने पड़े। बाद में वह जेवर भाभी से लेकर लौटा दिया गया, तो भाभी के मन में मलाल रहना स्वाभाविक था। अम्मा का ऐसा स्वभाव देखकर भाभी भी अपने को नियंत्रित करने की काफी कोशिश करती और हालातों से समझौता करना चाहती। हालांकि उन्हें अच्छे से तैयार होना खूब भाता था, अच्छी साड़ियां, साज श्रृंगार, मगर यहाँ तो हमेशा रोज की जरूरतों का ही रोना था।
अपने सारे शौक वे मायके से ही पूरा कर पाती थीं। लेकिन जब देखती दाल रोटी बनाना खाना तक मुहाल है तो झल्ला जाती और मैदान छोड़कर भाग लेती। मगर अम्मा अम्मा डटकर मुकाबला करती। ज्यादातर कवायद मेरी ही होती। जा भूरा बनिए से अब ये ले आ, अब वो ले आ, अब ये खत्म अब वो खत्म। और जाहिर था सब उधार ही आना होता था। भूरा बनिया भी बेचारा कब तक आपकी पुरानी शाहगिरी की शर्म करे। उधार चुकता होने में वर्षों का सिलसिला था। सो वह मुझसे तुनक कर ही बात करता था। मैं भी स्वाभिमान की मारी आंख में आंसू लाकर अम्मा को पकड़ा देती। अम्मा के पास तब दो ही उपाय होते और दोनों ही खतरनाक। अगर घर में अनाज उपलब्ध होता तो अम्मा एक बोरी अनाज की तैयार करती और मुझे हवेली के पीछे वाली गली में जाकर खड़े होने की हिदायत देती। और वहां होता था जबरदस्त रोमांच, सस्पेंस, भय का माहौल। गली में हवेली के बारजे के नीचे मैं चोरों की तरह इधर उधर ताकती खड़ी अम्मा का इंतजार करती। अम्मा की देरी मेरी सांस अटकाए रखती। कोई छोटा कुत्ता भी उस सुनसान गली से उस वक्त निकल जाता तो चौंक कर मेरी चीख निकलने को हो जाती। लगता बापू या दादी अभी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिम्मती अम्मा, वो ऊपर से बारजे से अनाज की बोरी नीचे गली में टपका देती और मैं कांपती सहमती पसीने से तरबतर बोरी को पीठ पर लाद लेती। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना ईश्वर से यही होती कि सूरज कहीं जाकर छिप जाए और उस वक्त गांव के किसी आदमी का काम इस गली में ना पड़े। भूरा बनिए की दुकान गली के दूसरे छोर पर थी और वह रास्ता उस वक्त जैसे सदियों लंबा हो जाता। और गजब तो तब होता जब उसकी दुकान बंद होती। उस बोरी को उठाए उठाए भूरा बनिए की दुकान से श्री राम बनिए की दुकान तक जाना एक काल से दूसरे काल में जाना होता। खैर पता नहीं कैसे मिशन सदैव ही सक्सेसफुल रहता था। याद नहीं पड़ता कभी पकड़ी गई या शायद बापू जानकर भी अनजान बने रहते थे। वरना एक बार ऐसे ही खतरनाक मिशन पर मैंने गली के उस छोर से बापू को आते देखा था। लेकिन पलक झपकते ही बापू गायब थे। उन कुछ पलों में ही मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। हालांकि अम्मा बहुत ध्यान रखती थीं यह सब सरसंजाम देते हुए जब बापू या तो गांव से बाहर होते या घर के अंदर अपनी किताबों में लगे रहते। घर के अंदर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी हवेली में कहाँ क्या हो रहा है पता लगना मुश्किल था। असली खतरा दादी से ही होता था। वह कब कहाँ अवतरित हो जाएं भगवान भी नहीं जान सकता था। वैसे तो दादी की व्यस्तता का अंत न था। कभी डल्ले बन रहे हैं, कभी अनाजों का कूटना पीसना चल रहा है, तो कभी अचार बड़ी और कुछ नहीं तो बाबा ने अपनी जमींदारी के जमाने में सुरक्षा दृष्टि से गडरियों नाइयों को बसाने के लिए हवेली के बगल में जो जमीनें दे दी थी उन दी गई जमीनों पर ही जाकर अपनी धौंस पट्टी दिखाना। बाबा जब तक थे तब तक तो वे लोग साह जी हुजूर सरकार कहते नहीं थकते। बाबा के जाने के बाद भी वर्षों उन्होंने जमींदारी की इज्जत रखी। लेकिन अब वे भी थक चुके थे। खुद उन लोगों के यहाँ हर चीज के लाले पड़े थे। आपको कहाँ तक उपला लकड़ी देते रहें। दादी की उगाही पर वे कसमसाने लगे थे। कभी कभी दादी हमें भी भेजती थी इस महान कार्य के लिए। और जो बस दादी पर नहीं चलता था वह हम पर चलाते थे वे लोग। और कुछ इस तरह के व्यंग्यवाण छोड़ते थे जिसे समझने के लिए बड़ी अकल लगानी पड़ती थी। दीदी उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी या लड़ाई कर लेती थी। पर मैं उस आहत स्वाभिमान का बोझ हमेशा सिर पर लेकर चलती रहती। भाई तो इस महती कार्य के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। गाज दी और मुझ पर ही गिरती थी। भाइयों के लिए दादी भी बहुत उदार रही, बल्कि अम्मा से ज्यादा रही। ज्यादातर अम्मा बोरी सप्लाई का वही समय चुनती
जब दादी भी घर में ही अपने किसी पसंदीदा काम में व्यस्त होती। पसंदीदा इसलिए कि दादी पसंदीदा काम को पूरी शिद्दत से करती थीं और ध्यान इधर उधर नहीं भटकता था। वरना तो दादी की छठी इंद्री हमेशा सजग रहती। उनकी नजरों से बचकर कोई पत्ता इधर से उधर नहीं हिल सकता था, ऐसा उनका भरोसा था, और था भी सच। कभी कभी हम दादी से छिपकर अपनी कुछ उल जलूल ख्वाहिशें पूरी किया करते थे। कभी बहन बुआ से मिले पैसों को इकट्ठा कर कोई कपड़ा छिपा कर ले आते, और जब दादी मंदिर गई हों तब छत पर सिलाई मशीन से खूब हिफाजत से सिलते, और सिलने के बाद एक एक कतरन बटोर समेट कर हटा देते। लेकिन न जाने दादी के पास कौन जादू की आंख थी कि कपड़े की बारीक से बारीक कोई कतरन धागा उन्हें मिल ही जाता, या कभी कुछ चटोरपन का सरसंजाम हम भाई बहन दादी से छिपाकर करते, और बस दादी का तीसरा नेत्र खुल जाता। अम्मा बोरी सप्लाई के लिए गर्मी की ठीक दोपहरी चुनती, जब दादी मजबूर होकर दुबारी में दोपहर की झपकी ले रही होती, और उन्हें भरोसा होता कि चिड़िया भी उनकी नजरों से बचकर हवेली के अंदर बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि दुबारी में उनकी चारपाई कुछ ऐसी पोजीशन में होती कि उनकी चारपाई हिले बिना आप वहां से निकल नहीं सकते थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी नाक के नीचे ऐसी कारगुजारियां भी हो जाएंगी। हवेली के पीछे वाले वारजे बारजे का और उस गली का ऐसा अभिनव उपयोग भी किया जा सकता है। यह दादी की ठेठ बुद्धि से शायद दूर की चीज थी। दूसरे उपाय की नौबत तभी आती थी जब अनाज की टंकियां खाली हो चुकती थीं और नया अनाज आने में समय होता था, और हम लोगों के रोज खाने के लिए 2 किलो आटे के इंतजाम के लिए भी कोई उपाय नहीं रह जाता था। कितने दिन ऐसे होते थे जब केवल आलू उबाल कर खाया जाता था, लेकिन हम लोग इतने मस्त थे कि उबला आलू बनना भी हमारे लिए पर्व बन जाता। भले ही थोड़े थोड़े से तेल में बनता, लेकिन ढेर हरी लाल मिर्च डाल खूब भूनकर भाभी उन्हें इतना स्वादिष्ट बना देती कि उसके आगे सारे पकवान फीके थे। अम्मा भी उस कबाड़ की कीमत तो समझती थी, मगर जब दूर दूर तक कोई उपाय नजर नहीं आता था और समस्या तुरंत अपना हल चाहने वाली हो, तो उन्हें कदम बढ़ाना ही पड़ता था। बनिया कभी कभी उधार के लिए साफ ही मना कर देता था, और उसे देने के लिए अनाज की बोरी भी न होती, तो अम्मा मजबूर होकर, लेकिन बिना झुंझलाए, उस कबाड़ कोठरी की तरफ बढ़ जाती और थोड़ी सी सब्जी, थोड़े से आटा दाल, या कुछ भी थोड़े से के लिए उस शाही दौलत से कुछ खींच लाती, और बिना यह सोचे कि दादी बाद में उनका क्या हाल करेंगी, एक गहरी सांस के साथ मुझे आदेश देती, जा तो अन्नू, जरा उस कल्लू कबाड़ी को बुलाकर तो ला। धन्यवाद। निरुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार बनी हुई हैं और आप सब लोग, मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी थी मेरी अम्मा जो कथा देश में आई थी। अभी एक कहानी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कदम तो बढ़ाओ। ये हम जैसी घरेलू महिलाओं की ही एक तरह से वानगी है उनके विषय में, कि हम लोग अपने मन में कुछ जज्बात रखते हैं, इच्छा रखते हैं जिन्हें कि हम कह सकें, लेकिन एक संकोच रहता है, उसको कह नहीं पाते। और अगर जैसे साहित्य में ही कोई कुछ करना चाहता है तो बहुत मुश्किल होता है शुरू में आगे आना, और एक उम्र बीत जाने के बाद तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो थोड़ा उसी पर ये एक कहानी है, कदम तो बढ़ाओ। अंदर क्या बजबजाता सुलगता उबलता है, जिसे वह शब्द नहीं दे पाती। चाहती है कुछ निकल जाए तो अपच कम हो, दिमाग खुल जाए, कुछ साफ साफ नजर आने लगे। इतनी विशाल, इतना शोर, सब कुछ गटमट व्यवस्थित करना कितना मुश्किल। कुछ कुछ सूझता नहीं। क्या चाहती है शायद यही नहीं पता। एक तो आदमी का आत्मविश्वास से बहुत मारता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे।
सब कुछ होते हुए भी कमतरी का एहसास मार डालता है इंसान को, जीने नहीं देता, सुकून छिन जाता है जीवन का। तो सबसे पहले सिमी मैडम, आपको अपने अंदर सोए आत्मविश्वास को जगाना है, अपने वजूद को पहचानना है। इतना भी क्या दुनिया से डरना? क्या कहेगी दुनिया? हंसेगी, मजाक बनाएगी, अरे यही कहेगी ना कि ओहो अब ये भी। तो क्या हुआ, उड़ाने दो ना मजाक, कहने दो ना लोगों को जो कहना है। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ जाना है? जब तुम कदम बढ़ा ही दोगी तो लोग धीरे धीरे मान भी जाएंगे। दुनिया का चलन है सिमी, लोग पहले हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, फिर उपेक्षा करेंगे, और आखिर धीरे धीरे तुम देखोगी सिमी, दुनिया तुम्हें मान रही है, तुम्हें तुम्हारी पहचान दे रही है। मगर शर्त यही है कि तुम्हें भी खुद को मानना होगा, अपनी बात पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रखनी होगी। तुम खुद पर भरोसा करोगी तो दुनिया भी तुम पर एक दिन भरोसा जरूर करेगी। यही दस्तूर है दुनिया का मैडम। और ना भी माने तो क्या, लोगों के मानने पर ही हमारी जिंदगी क्यों टिकी होती है सिमी? लोगों के माने बिना नहीं चला जा सकता है क्या अपनी राह पर? देखा, कुछ हल्का हुआ ना? इतना सोचकर ही हल्का हल्का लग रहा है तो कम ना आंको अपने को। आगे कदम बढ़ाओ सिमी, रास्ते तुम्हारे इंतजार में हैं, न रुको। क्या सच में वह शुरुआत करे? लेकिन यह कहीं पढ़े पढ़ाई की उल्टी तो नहीं? जो पढ़ने का एक जबरदस्त शौक रहा है उसका असर है क्या? लेकिन बचपन से ही तो मन कुछ कुछ बुनता था, और पन्नों पर वह बुनावट उतरना चाह कर भी न उतार पाती थी। कुछ माँ पापा का डर, कभी बहन भाइयों से मजाक बनने का खतरा, कुछ छुटपुट लिखा भी, पर हमेशा बाद में वह सब बचकाना ही लगता रहा, और हमेशा थोड़ा कुछ लिखकर विराम लग जाता, और वे अध लिखे पन्ने लोहे के बक्से में उसके कपड़ों के नीचे बिछे अखबार के नीचे पीले पड़ने के लिए दबा दिए जाते। किशोरावस्था में दो चार कहानियों जैसा कुछ लिखा भी, पर अब तो उन्हें पढ़कर हंसी ही आती है। विवाह के बाद तो गृहस्थी के जाल में कुछ ऐसा फंसी कि उम्र कब उससे इतने आगे निकल गई वह जान ही न पाई। बस पढ़ने का एक ऐसा रोग था जो कभी ठीक ना हो सका। घर गृहस्थी के हजार बवालों के बीच भी वह कथा कहानियां पढ़ने का समय मैनेज कर ही लेती। यहाँ तक कि रातों में स्वेटर बुनते हुए भी उसने उपन्यास खत्म किए हैं। मगर अगर उल्टा सीधा बुनना है तो स्वेटर की तरफ देखने की उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर कुछ पैटर्न डालना है तो सीधी सलाई पर देखना पड़ता था, और उल्टी सलाई पर आंखें फिर किताब पर। लेकिन लिखना इतना आसान है क्या? कितना तड़पती है वह अपने अंदर चलती आंधी को समेटने के लिए। जब किसी कविता कहानी में वह अपने जज्बात बिखरे पाती है तो चिंक उठती है। हाँ, वह भी तो यही कहना चाहती है, ऐसा ही कह सकती है। कभी कभी तो लगता है शायद और बेहतर। हाथ रोटी बेलते हैं और मन कहीं अलग ही उलझा होता है। उसके साथ हमेशा यही होता है, खाना बनाते, सफाई करते, कपड़े धोते, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते हुए भी अनवरत केवल उसके हाथ चलते हैं, और उसका मन तो न जाने किस रचना को रच रहा होता है। लगातार मन के पन्नों पर न जाने कितनी कहानियां कविताएं बुनती है, पर कागजों पर उतरने का इंतजार करती वे कविता कहानियां कब उसकी याददाश्त से विदा हो जाती हैं, उसे अपनी भाग दौड़ में पता ही नहीं चलता। यह क्रिएटिविटी या मन का बावरापन क्या है ये? मगर अक्सर मंदिर जाते, बाजार जाते, बस में, ट्रेन के सफर में, हर उस जगह जहां जीवन सांस ले रहा है, गुनगुना रहा है, खुशी में खिलखिला रहा है या दुख में मुरझा रहा है, जिंदगी की जद्दोजहद में अनवरत जूझ रहा है, उस पर यह क्रिएटिविटी तारी हो जाती है। राह में मिलने वाले लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव निर्जीव,
सब मिलकर उसे न जाने कितनी कहानियां सुना रहे होते हैं और राह में वह उन्हें बुनती चलती है। मगर घर की चार दीवारी में घुसते ही ये सारी कहानियां उसके मस्तिष्क की स्लेट से चौक से लिखी इबारत सी उसकी असावधानी के कारण मिट जाती हैं। शायद मेहनत नहीं होती उससे, रचना संसार में घुसने पर जो वेदना झेलनी पड़ती है वह किसी प्रसव वेदना से कम होती है क्या? अपने अंदर उतरना होता है। जीवन को केवल समझने से ही तो बात नहीं बनती, उसे प्रस्तुत करने के लिए भी मेहनत लगती है। कोरी कल्पना से काम नहीं चलेगा। कल्पनाओं में तो वह ना जाने कहां कहां पहुंच जाती है, क्या क्या रच डालती है। और यथार्थ के धरातल पर कभी मजाक बनने का डर, कभी समय का रोना, कभी मेहमानों की आमद और कभी कभी क्या, अक्सर उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस। ठोस शुरुआत करनी है तो जुट जाओ सिमी, अपने डर से निकलो। कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, भले छोटे छोटे कदम। बच्चा बनना पड़ेगा तुम्हें शुरुआत करने के लिए। जिज्ञासु, उत्सुक, लगनशील, बेफिक्र, इस बात से बेखबर कि लोग क्या कहेंगे। जब बच्चा पहला कदम रखता है तो कैसे कदम डगमगाते हैं, डरते डरते लड़खड़ाते हुए एक एक पग रखता है। मगर धीरे धीरे कदमों में मजबूती आती जाती है ना, और बच्चा बच्चा चलने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है। पैरों की मजबूती के लिए वह अपने डर से लड़ता है, गिरने के डर से। सिमी के हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। अपने हाथों में दबी फाइल को कभी बगल में दबाती है, कभी गोद में रखती है। हथेलियों में हल्का हल्का पसीना उतर आया है। हाथों को आपस में रगड़कर पसीना सुखाने की कोशिश करती है। एक बार को तो मन हुआ कि उठकर चल दे यहाँ से, भाग जाए कहीं दूर, छिप जाए अपने बिस्तर के उस कोने में जहां उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। आज 2-3 साल की अथक मेहनत के बाद तो इसने हिम्मत जुटाई है यहाँ तक आने की, और अब जाकर थोड़ा थोड़ा उसे भी अपना लिखा भाने लगा था, वरना हमेशा कमियां ही कमियां नजर आती थीं उसे लिखने के बाद। कदम पीछे मुड़ने लगे थे, मन अपने ही सवालों जवाबों में फंस गया था। छोड़ सिमी, कहाँ संपादक तेरी रचनाएं पढ़ेगा, मजाक ही बनाएगा कि जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है कभी लेखक बनने, बस और कुछ काम नहीं तो कवि ही बन जाए। उल्टी सीधी तुकबंदी को कविता समझने लगते हैं और अपने को कवि। और ये आजकल औरतों को क्या हुआ है भाई, जिसे देखो कवियत्री बनी जा रही है। फेसबुक ने तो और बवाल कटवाया हुआ है, जिसे देखो अपना दिमागी कचरा वहां उड़ेल रहा है और उस पर तुर्रा यह है कि छपवाएंगे भी। समय नहीं कटता क्या मैडम, सीरियल वगैरह नहीं देखती क्या? अपने को हटकर दिखाने का बहुत शौक है। अरे मैडम, यह इतना आसान नहीं, गहरी खाई है जिसमें गहरे उतरना पड़ता है। चारों तरफ हाथ पैर मारने पड़ते हैं और ऊपर से न जाने कितने पत्थर पड़ते हैं। बातें यूं ही नहीं सजती संवरती। प्रकृति ने जिसको यह गुण दिया है वही कुछ कह पाता है। आप चौका चूल्हा संभालो अपना। चलो मान लिया कि नहीं है मुझ में यह गुण, यह योग्यता, नहीं बना सकती सुंदर बातें, नहीं रच सकती जीवन को उतना अच्छा, उतना हूबहू। लेकिन लेकिन इस असंतुष्टि का क्या करूं? हर वक्त जो ये बेचैनी बनी रहती है, क्या करूं इस बेचैनी का? बच्चों के बाहर जाने के बाद तो यह बेचैनी और बढ़ गई है। समय ही समय मोहल्ले पड़ोस में बैठ रोज वही दाल सब्जी, सास ननद, इस उसका अगला पिछला, न उसे खोलने का मन होता है न सुनने का। नहीं, यह निर्णय मेरा नहीं होगा कि मुझ में यह योग्यता है भी या नहीं। अब यह लोगों पर ही छोड़ना बेहतर है। लोगों की अस्वीकार्यता से घबराना क्या, कदम तो बढ़ा, पता तो चले स्वीकार्यता अस्वीकार्यता का। एक गहरी सांस लेती है सिमी। तो सिमी, तैरना है तो पानी में कूद ही जाओ, कूदोगी नहीं तो पानी की गहराई हमेशा डराएगी। कदम बढ़ाओगी नहीं तो चलना किसे कहते हैं नहीं जान पाओगी। मैडम, आपको सर अंदर बुला रहे हैं।
आवाज से बुरी तरह चौंक जाती है सिमी। माथे के छलछलाते पसीने को पोंछती है और एक घुटी घुटी सांस के साथ उठ खड़ी होती है, अपने रचना संसार की फाइल लिए। कदम एक बार फिर डगमगाते हैं, थोड़ा जोर लगाकर अपनी डगमगाहट को नियंत्रित करती है। एक बार नजर बाहर निकलने वाले गेट की तरफ फिर मुड़ती है। कुछ कदम उधर चलकर सिमी झटके से संपादक रूम की तरफ बढ़ जाती है। धन्यवाद। ये थी सिमी की कहानी, जो हम लोग ग्रस्त जीवन से निकले हैं। लगभग उन सबकी ही कहानी शायद होगी कि बहुत मुश्किल होता है अपने को लाना। साहित्य के क्षेत्र में बहुत डर होते हैं। सही कह रही हैं आप, कई बार इंसान अपना प्रेरक खुद ही होता है, अपने को खुद ही प्रेरित करना होता है। अपनी ही लड़ाई है। हम महिलाओं के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें खुद के लिए ही करना है। हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। तो ये लड़ाई ये जारी है हम सब महिलाओं की। तो शुक्रिया जिज्ञासा सिंह, आत्मप्रेरक कहानी, थैंक यू। अब अभी समय एक कहानी में और सुना देती हूँ। अभी हमारे पास शायद 20 मिनट हैं। मास्टरनी का जादू मंत्र। ये जाति जो गांव में अभी भी उतना गई नहीं है, गांव के उसमें माहौल में अभी भी जाति प्रथा है। शहरों में भी हम मानते हैं उस चीज को, लेकिन थोड़ा वो चीजें छुपे रूप में है, अंदर अंदर हमारी चलती हैं, लेकिन गांव में अभी भी काफी है ये चीज। जी जी, अभी 8:41 हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं एक कहानी सुना सकती हूँ। तो मास्टरनी का जादू मंत्र, ये मेरी कहानी है जो विभोम स्वर में आई थी। अरे राधा, काम छोड़, पहले इधर सुन जरा। जी भाभी, क्या हुआ? रसोई के बाहर से ही झांक कर रधिया पूछती है। अरे अंदर आना। हम अंदर आए? हाँ हाँ, जल्दी आ। लेकिन ताई, ताई मंदिर गई हैं, अभी देर है उन्हें आने में, कह जल्दी से राधा को रसोई के अंदर खींच लिया। ये कचौड़ी खाकर ये कचौड़ी खाकर जल्दी से बता कैसी बनी है। कुछ कमी बेसी होगी तो ठीक कर लूंगी। अभी ताई मंदिर से लौटती होंगी, वह आ गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान को भोग लगाने के बाद खाएंगी तो कमी पर डांट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लाओ पाला सेठ की सामने ही रखी प्लेट में 2 कचौड़ी चटनी के साथ रख रधिया के हाथ में पकड़ा दी। रधिया प्लेट हाथ में पकड़े पकड़े किन कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी नई बहू का मुंह देख रही थी। भाभी, अभी ताई भगवान जी को भोग लगाएंगी, तभी न सब खाएंगे। अरे कुछ नहीं होता, मैं तो रसोई में नहीं खा रही ना। तू तो बच्ची है, तेरे खाने में क्या दोष? कन्या तो देवी रूप होती है। चल अब जल्दी से खाकर बता, ठंडी भी हुई जा रही है कचौड़ी। कचौड़ी तो गर्म गर्मी खाने में मजा आता है। जानती है, अपने घर तो मैं दाल की कचौड़ी बनते ही टूट पड़ती थी। माँ चिल्लाती रहती थी पर कौन सुनता था जी। सी सी करते हुए 2-4 कचौड़ी तो मैं रसोई में हाथ में पकड़े पकड़े ही खा जाती थी। बताकर हंसते हुए एक नमी तैर गई बहू की आंखों में। रधिया लक्षित कर खिल्ल से बोल उठी, भाभी आपको अपने घर की याद आ रही है ना? अरे नहीं रे। हल्के से नाक सुड़क चेहरा कढ़ाई की तरफ घुमाते हुए वह तत्पर हो उठी। राधा प्लीज जल्दी करना, अभी ताई जी आने ही वाली हैं। वैसे आज मंदिर में सत्संग बता रही थी, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, फिर भी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी प्लेट ले आती हूँ। अपनी प्लेट? अरे प्लेट में ही तो दी है, अपनी तेरी क्या, चल खा। भाभी आपको नहीं मालूम क्या? क्या? जात मतलब मेरी जात जानती है ना? कचौड़ी में जात कहाँ से घुस आई राधा? राधा जोर से हंस पड़ी। अरे कचौड़ी में नहीं, पर आपने मेरे बर्तन नहीं देखे क्या? बाहर वाले आंगन के आले में रखी तो रहते हैं, रोज उनमें ही तो खाती हूँ। अरे ठीक है बाबा, पर अभी तू इसी प्लेट में खा लेगी तो तेरा धर्म नहीं चला जाएगा। 2 घंटे प्लेट लाने में लगा देगी।
राधा बड़े शहर से आई नई बहू को मजाक और आश्चर्य से देख रही है। इनको कुछ नहीं पता, भला ऐसा कहीं होता है? हाथ में पकड़ी प्लेट पर नजर जाती है। झक सफेद, एक तरफ थोड़े हल्के लाल मटमैले धूसर से फूल, गांव की तलैया में तैरते बबला की याद हो आई उसे। ऐसा ही तो उजला होता है, और ये फूल तो बिल्कुल उसकी चोंच से हैं। उसमें रखी कचौड़ी हरी चटनी देख पता नहीं क्यों राधा को लगा जैसे पानी से निकले बगुले की पीठ पर सूखी और हरी पत्ती चिपक गई हो। यह ख्याल आते ही वह फिक से हंस पड़ी। घर से थोड़ी दूर ही तो तालाब है। फुर्सत मिलते ही वह सीधे पहुंचती है तलैया पर। पानी में तैरते बगुलों को देखना कितना भाता है। कैसा चमकीला चमकीला तलैया का नीला पानी, और उस पर तैरते भग सफेद बगुले, जैसे नीले आसमान में छोटे छोटे सफेद उड़ते बादल। अगर सुबह सुबह पहुंच जाओ तलैया तो मजा ही आ जाता है। कैसी तो बयार बहती है तलैया पर। मन करता है पंख लगा बयार जैसे ही हौले हौले बहे पानी के ऊपर। और सूरज बाबा जब थोड़े लाल लाल से, अरे जैसे सरमली काका के बचवा हुआ ना, तो ऐसे ही लाल लाल रहा जैसे चून में गलती से सेंदूर मिला दिए हों। अपनी मैया की सूरज बाबा नीली नीली साड़ी से झांक कर देखने लगते हैं। सच्ची में मन करता है उन्हें गोद में ले उछालूं, जैसे रमली काकी के काका अपने बचवा को उछाल उछाल खिलाते हैं, मगर उसे नहीं उछालने देते। रधिया ने होठ बिचकाए। हे राम, जे का दलिद्दर पना हो रहा यहाँ। ताई की तीखी तेज आवाज रसोई घर में गूंजी, और रसोई घर की दीवारें दहल उठी जैसे। राधा के हाथ बुरी तरह कांप उठे, और तेज छन की आवाज से प्लेट उसके हाथों से छूट जमीन पर टुकड़ों में पड़ी थी, जैसे बगुला के टुकड़े टुकड़े हो पड़े थे तलैया के किनारे, जब किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया था बगुले पर। एक कचौड़ी उछलकर ताई के पैरों के पास, और एक अब भी उसके हाथ में लगी थी, जिसे मुंह तक ले जाने ही वाली थी वह। डर से कपकपाते हुए भी कचौड़ी वाले हाथ को अपने दुपट्टे में छिपाने का ध्यान बराबर रहा उसे। चल भाग चमट्टी कहीं की, झांकियो मत मेरी देहरी पे। हिम्मत तो देखो, चौका में घुसी चली आई नीच जात। भेज अपनी महतारी को, बताऊं तेरे लखन। ताई के मुंह से क्रोध में झाग निकलने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने क्रोध को कैसे निकालें। अभी मंदिर से लौटी थी, राधा को तो हाथ भी नहीं लगा सकती थी। इस शहर से आई बहू बनी छोकरी को दो तमाचे रसीद करने को उनके हाथ फड़फड़ा उठे। मगर देवर बरामदे में बैठे अपने कागजों में मुंह घुसाए बैठे थे। इसका खसम भी अभी सोया पड़ा है, पर अपनी हीर के लिए दो शब्द नहीं सुन सकता। तुरंत कूद पड़ता है, जो जरा इस छोकरी को समझाने लो। पता नहीं क्या लखन लेके आई है पीहर से। कभी चौका में चप्पल लेके घुस जाएगी, कभी पूजा घर में। अकल नाम को नहीं। उस दिन इस रधिया को पूजा घर में ही घुसाए दे रही थी झाड़ू लगाने को। बोलो चमरिया को घुसाओगी वो गोपाल के दरबार में? समझाओ तो देवर टपक पड़ते हैं, अरे भाभी बच्ची है समझ जाएगी। और आप भी ज्यादा तनाव न लिया करो जात पात के चक्कर में। अब कौन मानता है इन बातों को? जिन गोपाल की तुम बात करती हो भाभी, वह तो सबके थे, जानती हो। उडुपी में एक बड़ा प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है। वहां दर्शन के लिए पीछे की तरफ एक खिड़की है। कहा जाता है कि कोई कनक दास थे, कृष्ण के अनन्य भक्त, नीच जाति के, जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और कन्हैया ने उनकी अनन्य भक्ति से प्रभावित हो दर्शन देने के लिए अपनी गर्दन ही खिड़की की तरफ मोड़ दी थी। आज भी मुख्य द्वार की तरफ उनकी पीठ है, और खिड़की की तरफ चेहरा। और राम राम ने तो सब्जी के झूठे बेर ही खा लिए थे। तो जब भगवान ही नहीं मानते तो हमारी तुम्हारी क्या औकात भाभी। लो कर लो बात। अब भगवान से तुलना करेंगे? अरे भगवान हुए हो का? पुरखों से चली आ रही रीत खत्म करेंगे? उनको तो अकल ही नहीं थी ना जो ये नियम बनाए। बस 4 किताब पढ़कर तुम्हें अकल आ गई, हमें समझाते हैं। बताओ, आज तो हद ही कर दी। चमट्टो चौका में तो घुसी घुसी
गोपाल को भोपू ना लगाओ, और वह पटरानी जीवन बैठ गई, और वो इतनी महंगी कांच की प्लेट में, घर के बर्तन में। अरे नीच जात को अब अपने बर्तन में खिलाओगी? इनके तो वैसे ही दिमाग खराब कर गई नेहरू गांधी, तुम इन्हें और सिर पर बिठाई लो। मानो लाई हो कांच के बर्तन अपने पीहर से, पर जाको ये मतलब थोड़ी है कि भूल ही जाओ कि हो तुम बहू ही। घर के आचार विचार ही गंवाए दे रही है जी तो। ताई का स्वगत भाषण चले जा रहा था, सुर कभी मंद्र कभी पंचम। बहू नीचे सिर झुकाए रसोई धोने में लगी, समझ रही थी जल्दबाजी हो गई उससे। जन्मों के संस्कार जो अंदर तक बिधे हैं, पोर पोर में समाये हैं, इतनी आसानी से नहीं जाते, सदियां लग जाएंगी। अक्सर रधिया को देखती थी, मासूम सी बच्ची, रोज अपनी माँ के साथ आती, घर के बाहर वाले आंगन दालान हाथे को झाड़ती लीपती, बगल में बने घेर में बंधे भैंस गायों को दाना चारा डालती, नहलाती धुलाती, अनाज फटकना छानना करती। रधिया का बाप रामदीन भी जब खेतों से फुर्सत पाता तो उनके साथ लग जाता। आज दोनों ही खेत में लगे थे, सो रधिया ही अकेले आई थी। आज उसे अकेले पाकर ही वह यह हिम्मत कर बैठी थी, और उसकी भूल का कितना खामियाजा उस बच्ची और उसके माता पिता को उठाना होगा, नहीं जानती। अक्सर रधिया की नजरें पकड़ी थी उसने, जिनमें एक लालसा नजर आती थी। उस दिन बड़े भैया आए थे और महंगी कटलरी निकली थी। रधिया किसी बैठक की खिड़की से चिपकी खाने की प्लेटों पर निगाहें जमाई थी। ताई ने उस दिन भी उसे डांट कर भगा दिया था। पता नहीं ताई अब उसे काम पर आने भी देंगी या नहीं। अभी तो सबसे बड़ी समस्या ताई को खाना खिलाने की थी। आज यह एक महायुद्ध उसे लड़ना होगा। इतने दिन में यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। ताई का क्रोध सबसे पहले खाने पर ही निकलता है। मुंह बांध लेती हैं बिल्कुल ही। उस दिन बड़ी भाभी को देखा था, बेचारी ताई के सामने खड़ी सूखती रही, मगर ताई के मुख से नहीं निकल गई तो हाँ ना हो सकी। बात सी बात नहीं थी, बस भाभी ने गलती से ताई के बिना पूछे ना उनको खाना दे दिया था। मगर उस दिन उस पर ताई को प्यार आ गया था। पता नहीं बड़ी भाभी को नीचा दिखाना था या भूख तेज लगी थी, जो ताई बड़ी भाभी के लाख मनाने क्षमा मांगने पर खाने को तैयार नहीं थी, पर उसके थाली ले जाने पर झट से खाने बैठ गई थी। वह आश्चर्यचकित रह गई, मगर बड़ी भाभी हंस पड़ी थी। जिस दिन ताई तुमसे नाराज होंगी ना नीरू, हमें बुला लेना, वह हमारे हाथ से खा लेंगी। बहुओं को नियंत्रण में रखने का सासों का यह भी एक पैतरा है। मगर आज बड़ी भाभी भी नहीं है, ताई का गुस्सा कैसे शांत होगा? कुछ तो करना ही होगा। यह इम्तिहान दिए बिना काम नहीं न चलेगा। भले ही तैयारी जीरो है। रसोई धो पहुंच फिर से कचौड़ी का पूरा सरसंजाम कर कांपते हाथों से थाली ले ताई के सामने जा खड़ी हुई। खाना खा लीजिए ताई जी। चलो हटो सामने से, हमें भूख भूख ना है। ताई जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम कौन होते माफी देने वाले? प्लीज ताई जी, हमें बिल्कुल मालूम नहीं थी रधिया की जाति। हाँ, तुम तो दूध पीवती बारक आई हो, कछु ना मालूम। अब जो जी में आए सो करो। नए जमाने की आए गई तुम, हम तो आसर तू है तुम्हारे ससुर आदमी की, सो हम क्या कह सकते हैं। ताई इतना बोल गई तो नीरू को भरोसा हो गया कि अब ताई मान जाएंगी, वरना जब वह नाराज होती हैं तो शुरुआती गाली गलौज चिल्लम चिल्ली के बाद एकदम चुप्पी साध लेती हैं, और जिससे नाराज हैं उससे तो कई दिन तक अबोला चलता है। उसे दिखा दिखा कर दूसरे से बात करेंगी, कहेंगी, सुनेंगी, और उसके कुछ भी कहने सुनने पर उसे अनसुना करेंगी। नीरू ने यह सब बड़ी भाभी के साथ अक्सर होते देखा है। अभी नई है वह यहाँ, लेकिन इतना समझ आ गया है, ताई जी को नाराज करके इस घर में रहना मतलब जेल में रहना हो जाएगा। ता, ताई अपने विधवापन और औलादहीन होने को हथियार बनाकर प्रयोग करती हैं देवर और निर्मल के समक्ष। फिर उसे तो यहीं रहना है निर्मल के साथ, उसकी तो शर्त ही यह थी शादी की, और उसे कोई विरोध भी नहीं था इस शर्त का। वह तो खुद गांव का जीवन पसंद करती थी। कुछ था उसके दिमाग में मन में जो चलता रहता था, कुछ करना चाहती थी।
सामाजिक विसंगतियां उसे हमेशा उलझन में डालती थी। रधिया के परिवार का आंगन से अंदर प्रवेश निषिद्ध, और वहीं नाउन चाची रसोई में बर्तन भांडे सब धोती मांजती, मगर खाना वह भी नहीं छू सकती। बर्तन उनके भी अलग थे खाने के, मगर वह आंगन के बाहर आले में रधिया के बर्तनों के साथ नहीं, रसोई के बाहर वाले आले में रखे रहते। अक्सर नीरू ने इस अंतर के लिए रधिया और उसकी माँ के प्रति नाउन चाची का उच्चता भाव परिलक्षित किया था। सदियों से चले आ रहे इस कास्ट सिस्टम ने जैसे आत्माओं को जकड़ा हुआ है। इस मकड़ जाल से निकलना इतना आसान है क्या? रधिया की माँ जाति के कारण इतना अपमानित होती है, मगर शौचालय साफ करने आई भंगन से वह भी दूरी अपनाती है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? नीरू उलझ कर रह जाती है। अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गई री रधिया? और यहाँ तलैया पर का मक्खी मार रही है बैठी? सगरो काम है गए तेरू? तलैया में कंकड़ फेंकती रधिया के सामने अचानक माँ आ खड़ी हुई। अरे बोल काहे गुनारे, साफ सूंघ गयो तो? माँ को देख थर थर कांपती रधिया की धिग्गी बंद गई, थोड़ी सीने से जा धसी। अरे लौंडिया का है गयो तो? माँ झल्ला उठी। इस बार भी जवाब नहीं मिलने पर रधिया की माँ घबरा गई। लाली का बात है, कहीं ने कुछ कही है? मुझे बता लाड़ो। माँ ने पास खींच लिया राधा को। रमा का स्पर्श पाते ही रधिया बुरी तरह हिलक उठी, जैसे बिजली का बटन दबाते ही मिक्सर ग्राइंडर की घर घर शुरू हो जाती है। कुछ टूटे फूटे अधूरे रोते बिलखते शब्दों से जो कहानी रधिया की माँ के समक्ष खुल रही थी, वह उसकी आंखों में अंधेरा लाने में काफी थी। अरे लड़की, ये तूने का कर डाला? अब ताई छोड़ेंगी? कभी पहले भी गई थी चौका में जो पहुंच गई। जे तो सही में गलत है गयो लाली, तो पतो ना है हम कौन हैं। अम्मा ने सिर पकड़ लिया। पर अम्मा, नाउन काकी कैसे घुस जाए उनकी चौका में? वो तो नीच जात हैं। जिन नियमों को आज तक मानती आई थी, न जाने क्यों राधा का मन उनके विरुद्ध विद्रोह कर उठा। वाह में का बात है लाली, वो हमते ऊंच जाते हैं तई लें, फिर तेने देखी ना है हमारी चौका में भंगन घुस सके। राधा की मां अमृतिया ने अपनी तुरुप चाल चली। रधिया भी उलझ कर रह गई। जो चीज आदतों में रची बसी थी, आज यक्ष प्रश्न बन गई थी राधा के लिए। ताई को मनाना टेढ़ी खीर ही था रमरतिया और रमादीन के लिए। दोनों ने खूब नाक रगड़वा ली ताई से, तभी काम पर दोबारा आने की इजाजत की हामी भरी। देवर रघुवीर सिंह को भी हस्तक्षेप करना ही पड़ा। वे जानते थे अपने क्रोध और उतावले में ताई ने अगर रामदीन का काम बंद करा दिया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सारी खेती क्यारी खेत खलियान रमादीन और रमरतिया ही संभालते थे। उन्हीं के भरोसे उनके काम चल रहे थे। रघुवीर सिंह पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन, ज्यादा समय उनका अपने शौक को ही समर्पित था। अब ये खेती खलियान तो उनके लिए हम मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था। रधिया के तो रूह कांपती ताई से, उनके सामने पढ़ने से भी बचती। कब काम पर आती कब चली जाती, नीरू भी पता न चला पाती। झरोके से लग कभी कभार जो अंदर की रौनक झांक लिया करती थी, रधिया भूल ही गई। नीरू और निर्मल इधर काफी व्यस्त हो चले थे अपने प्रोजेक्ट में। गांव की अनगिनत समस्याओं को ले दोनों लोगों को जागरूक शिक्षित करने में लगे रहते। ताई दोनों से बुरी तरह उखड़ी रहती। इस बहू के लक्षण उनकी समझ से बिल्कुल परे थे। आखिर यह बहुरिया निर्मल को सिखा पढ़ा कराना क्या चाहती है? अभी उस दिन ही वह तो भौचकी रह गई जब मंदिर में बहू को सिर उघाड़े पंडित जी से बात करते देखा कि गांव के चूहड़े चमारों को भी मंदिर में आना चाहिए। उनकी बरातों की निकरौसी भी मंदिर से होकर निकल जाए तो क्या बुराई है। और कैसा तो मीठा मीठा हंस हंस कर बोलती है। बाप रे, शर्म लिहाज बिल्कुल ही बेच खाई इनने तो। और निर्मल भी कैसा हाथ पीठ पर बांधे बहू की बानी बोल रहा था। घर आ उन्होंने खूब बवाल मचाया, जमकर खरी खोटी सुनाई, मगर कैसी चिकना घड़ा हो गई है। अब तो हंस हंस कर ही उन पर हावी हुई जा रही है। कभी गले से लिपट जाएगी, कभी प्यार से लिपटा लेगी, कभी गोद में सिर रख लेट जाएगी। ताई जी, आपसे पता नहीं क्यों माँ की खुशबू आती है। मन करता है आपकी गोद में सिर रख लेटी रहूं। कैसी तो गहरी नींद आएगी आपके आंचल तले।
ताई बेबस सी हो चली थी। बताओ ऐसी बहू होती है क्या? यह तो घर के सारे नियम कर्म को ही धता बताती जा रही है। ताई को नीरू पर खूब खूब क्रोध आता, उस पर नियंत्रण के सारे दांव पेच खेलती, मगर जब नीरू उनकी गोद में मुंह छुपाती तो उसके स्पर्श से न जाने उनके किन किन अंतर कोणों से वर्षों की जमा स्नेह धारा बहनों को आतुर हो जाती। उस स्नेह धारा को थामने में ही उनकी संपूर्ण शक्ति लग जाती। अंदर तक डर जाती कि कहीं ये कल की छोकरी उनकी इस कमजोरी को जान उन्हें अपने माया जाल में फंसा तो न देगी। वह खूब खूब सजग रहती अपने क्रोध, तेज और संयम को बनाए रखने के लिए। पर बात इतनी आसान नहीं थी शायद। यह कल की पैदा हुई 4 जमा क्लास पढ़ी छोकरी उनके सारे भेद जानती जा रही थी। जैसे उन्हें भोर में ही 4 बजे गर्म पानी पीने की आदत है, पता नहीं कैसे पता लगा लिया। सुबह सुबह घुटनों के दर्द से करहाते हुए बिस्तर से उठती कि गर्म पानी लोटे में लिए खड़ी होती। थोड़ी देर बाद ही उनकी दूध अदरक वाली खूब गाढ़ी चाय बना लाती। न जाने कैसे उनके स्वाद को जान गई, बिल्कुल वैसी ही बनाती जैसी वह पसंद करती। उनका खाना, नाश्ता, चाय पानी, दवाई सब समय पर। वह गुस्सा होने का मौका ढूंढती और नीरू उनके मौके की तलाश को तलाश ही रह जाने देती। मगर ताई इतनी भी कमजोर नहीं थी। अपना दबदबा कायम रख उसकी तारीफ में कुछ एक फूटा शब्द न निकलने देती मुंह से। गाहे बगाहे अपनी जाति सल्तनत के दुख में उनके मुख से ठंडी आह तो निकल जाती, मगर संभाले रखती अपने को, नीरू को पता न चलने देती और बात बेबात ताने तोक की बरसात करती रहती उसके ऊपर। टाइम तो हो गया है, क्या मैं कहानी पूरी करूं? ये 5 मिनट तो लगेगा शायद। आपने वैसे कहा था कि आप पूरी करिएगा, तो मैं अभी इसको पूरी करती हूँ। अगर ज्यादा समय हो जाए तो आप रोक दीजिएगा। और वह थी कि मीठी हंसी से उनके तानों की धार कम करती जाती। ताई फड़फड़ा कर रह जाती। उन्हें तो अभी ही मालूम चला कि बहुरिया तो विदेश में भी पढ़ाई करके आई है। भाभी अपनी बहू को ऐसा वैसा न समझो, विदेश से पढ़कर आई है, वहां के बढ़िया नौकरी के ऑफर छोड़कर आई है गांव की सेवा करने के लिए। सेवा की हंसी ठट्टा, का समाज सेवा करेंगी जे गांव में? सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है देहात में, बेकार की बातें करके दिमाग खराब कर रही हैं लोगों का। देवर की बात से चिढ़ उठी थी वह। अरे भाभी आजकल सब कुछ बदल रहा है, रहने सहने का ढंग ढंग, खेती किसानी का तरीका, किसानों के कायदे फायदे के नियम कानून। गांव का गरीब आदमी कुछ जानता नहीं। पढ़ाई लिखाई न होने से उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि सरकार उनके फायदे के लिए कितनी योजनाएं बनाती है, क्या क्या लाभ मिल रहा है। कुर्सी पर बैठे लोग उन तक सूचनाएं पहुंचने नहीं देते या दुनिया भर की तिकड़म लगा उन्हें फायदा नहीं उठाने देते। जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं कोई गांव में नहीं रुकता, उस शहर सब शहर की अंधी दौड़ में दौड़ जाते हैं, भले ही वहां गांव की मिट्टी को तरसते रहें। अपनी नीरू ने नई खेती पर रिसर्च की है, किसानों के लिए कक्षा लगाया करेगी, उन्हें सिखाएगी नए तरीके से खेती करना, फसल को मौसम की मार से कैसे बचाएं, ज्यादा पैदावार कैसे हो, फसल का सही मूल्य कैसे मिले, कर्जा ना लेना पड़े, ऐसे उपाय सुझाएगी। ताई तंज में मुंह बिचका कर रह गई। ऐसी बातें उन्होंने न कभी सुनी न देखी। ये कौन सी दुनिया की बातें हो रही हैं? ये बहुरिया गांव में खूब मजाक बनवा के छोड़ेगी। तभी कमल सिंह की लुगाई कैसी हंस रही। ताई त्यारी बहू तो गजब है, करो जो मन में आए, ना मुंह की खाई तो जानू। ताई चिढ़ती खूब है, मगर नीरू की हंसी और मुस्कान से न जाने क्यों दिल में उजाला सा हो जाता है। बड़ी बहू तो पहले ही इतना डरी सहमी रहती है कि ताई को उसे कंट्रोल करने में कुछ खास मजा नहीं आता, मगर नीरू के इन उल जलूल कामों से वह आश्चर्य से भर उठती हैं और उसके विरुद्ध एक मोर्चा खोले बैठी रहती हैं। मगर नीरू के पास कौन सा जादुई हथियार है जो ताई की चिढ़ को मोथरा किए दे रहा है। आज सुबह से ही ताई को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। निर्मल और नीरू आज सुबह ही सुबह जीप से शहर गए हैं, सुना वहां से दिल्ली जाएंगे। वहां नीरू बहू को कोई इनाम सिनाम मिलने वाला है सरकार की तरफ से। ऐसा क्या कर दिया इससे बित्ते भर की छोकरी ने? वह मुंह फाड़े सुन रही हैं। हाँ यह तो वह देख रही हैं, बहू को गांव देहात के लोग ज्यादा ही भाव देने लगे हैं। जिसको देखो वही उसके गुण गाए जा रहा है। अपने ही नहीं आसपास के गांव वाले भी खूब आने लगे हैं उससे मिलने। बहुत गुस्सा आता है उन्हें।
जब वह नीरू को गांव के लोगों से उघाड़े सिर बात करते देखती हैं। न जाने क्या हुआ है सारी बिरादरी को, उसकी निर्लज्जता पर किसी की नजर ही नहीं जाती। सब उसकी मीठी मोहनी हंसी में उलझे हों जैसे। हमें का सोच सोच कर ताई की हर बार एक गहरी सांस निकल जाती है। हालांकि नीरू खूब उनको प्यार व्यार करके गई है, बोरिया भर उपदेश दे गई है। ताई जी समय पर खाना खा लीजिए, अपनी दवाई महाराजन काकी से ले लीजिए, ज्यादा मीठा न खाइएगा, शुगर बढ़ जाएगी। बड़ी बहू खाना वगैरह समय से दे गई है, मगर ताई को भा नहीं रहा। अपना ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऊपर से स्वीकार भी नहीं है कि उनको उस दीप खासी जलती जोत सी उजाला करती घूमती बहू की याद आ रही है। क्या सच उसकी मनमोहनी हंसी का जादू चल गया है उन पर? उसकी बातें क्यों याद आ रही हैं उन्हें? रघुवीर सिंह के गरीब चचेरे भाई की पत्नी जवानी में ही विधवा हुई ताई देवर के ही आसरे रही शुरू से। विमल और निर्मल की माँ भी बच्चों की कम उम्र में चल बसी। रघुवीर सिंह को जरूरत थी एक घर की देखभाल करने वाली औरत की, और ताई को जरूरत थी एक आश्रय की। धीरे धीरे ताई अपना दुख बच्चों की परवरिश में भूल सी गई, मगर एक टीस अपना घर अपने बच्चे की मन में रही हमेशा। निर्मल विमल को उन्होंने भरपूर प्यार दिया और देवर की गृहस्थी को खूब ठसके से चलाया। देवर ने भी खूब मान इज्जत दी, उनका ठसका भी सहा। ताई के दुख देखे थे उन्होंने, इसी से जैसे ताई चाहती उन्हें करने देते। ताई का ठसका ही चला था। वह सबको अपने डंडे के नीचे रखती आई थी। सब रौब खाते थे उनसे। इस नीरू की तरह प्यार से कोई बात नहीं कर पाता था उनसे। नीरू का प्यार जैसे उनके सूखे बंजर हुए अंतस्थल को भिगो भिगो जाता। आज 5-6 दिन हुए निर्मल और बहू को गए। ताई अंदर से विह्वल बेचैन हैं, बार बार अंदर बाहर कर रही हैं। उन्हें गुस्सा भी आ रहा है अपनी कमजोरी पर। किसी काम में मन नहीं। मंदिर के लिए निकल रही हैं तो याद आ रहा है नीरू बहू का। उनकी पूजा की डलिया तैयार कर उनके हाथ में देना। एक सांस ले आंगन से निकल हाथी की तरफ निगाह उठ गई, चौंक गई। रधिया हाथी की दीवार से चिपकी दीवार के ऊपर ठोड़ी रखे शहर से आने वाली सड़क पर नजरें लगाए खड़ी थी। ये इतनी सुबह सुबह रधिया यहाँ क्या कर रही है? आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? महीनों हो गए उस प्लेट वाली घटना को। उसके बाद उन्हें यह लड़की नजर ही नहीं आई थी। नहा धो चुकी थी, पर न जाने किस वशीकरण के मंत्र से विधि रधिया के पीछे जा खड़ी हुई। हाथ खुद ब खुद रधिया के सिर पर पहुंच गया। बुरी तरह चौंक कर राधा ने मुड़कर देखा। ताई जी को देख रंगे हाथों पकड़े चोर सी सकपका उठी। ताई का हाथ उसे थानेदार का डंडा ही लगा। दिमाग थोड़ा व्यवस्थित हुआ तो यह क्या सुन रही है वो? अरे इतने भिनसारे का कर रही है यहाँ? नीरू बहू का रास्ता तक रही है का? सच्ची में कै दिन हो गए हैं बोलो, अब तक ना आई तेरी भौजाई? रधिया ने ताई जी की आंख में 2 बूंद चमकते देखी तो वह भी हिलक उठी, और उसके न चाहते हुए भी आंसू बूंद बन भरे बादलों सी आंखों से टप टप टपक पड़े। चल उतरिया नीचे, आ जाएगी तेरी मास्टरनी। खूब सब पे जादू मंतर की है तेरी भौजाई। कन्हैया बनने चली है। आंख पे आंचल धर आंखें पोंछ ताई ने खींच लिया राधा को अपने आंचल तरे, और जैसे एकाकार हो गया उन दोनों का दुख सुख राग विराग क्रोध गुस्सा ऊंचा नीचा। अपने इन असीम क्षणों में उन दोनों का ही ध्यान भी नहीं गया कि उनकी मास्टरनी गाड़ी से उतर हाथी की तरफ भरी आंखों से देखे जा रही है, भौचक्की हुई। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मेरा समय ज्यादा हो गया, मैं क्षमा चाहती हूँ। और अब मेरी कहानियां पूरी हो चुकी हैं, तो इसको क्या अब मैं जिज्ञासा सिंह, धन्यवाद। जी बिल्कुल सही। प्यार दुलार पहले संयुक्त परिवारों की खूबसूरती हुआ करता था। बिल्कुल उसी के सहारे परिवार चला करते थे। मंजुला जी, क्या ये आप ही बंद करेंगी ना? मैं इसको ऑफ करूं क्या?
आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप सबने बहुत ध्यान से मेरी कहानियां, मैं पूरे कमेंट तो नहीं पढ़ पाई, अभी आराम से पढ़ूंगी और जवाब दूंगी।